हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारे 5th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम वीवर्स के बारे में जानेंगे। तो वीवर्स कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आयरन स्मेल्टर्स मतलब आयरन से कोई चीज़ें बनाने वाले, और फैक्ट्री के ओनर्स के बारे में। तो ये सब कुछ हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जो हम हमारे चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले पढ़ते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कपड़े बनाती है। ऐसी कोई इंडस्ट्री जो कपड़े बनाने का काम करती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन मतलब कोई एक इंडस्ट्री है जो कि आयरन की चीज़ें को बनाती है, और कोई एक इंडस्ट्री है जो स्टील की चीज़ों को बनाती है। तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। तो उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको लगेगा कि ये जो चैप्टर है, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनसे ये अलग लग रहा है। तो उनसे ज़्यादा अलग नहीं है, हमें रिलेट करके पढ़ना है। तो अभी हमने जाना था कि जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर आती है, वो रिवॉल्ट होता है, ब्लू रेबिलियन होता है, इंडिगो कल्टीवेट करवाती है। तो वो सब कुछ हमने हमारे अभी तक के चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था। तो अभी भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन वो भी कब के बारे में पढ़ेंगे, जब इंडिया जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के अंदर था। तो इंडिया अंडर ब्रिटिश, जब इंडिया जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, तब जो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो कैसे ग्रो कर रही थी, तो वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रो तो कैसे करेगी वो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की इंडस्ट्री को ग्रो थोड़ी ना तो होने देंगे। वो तो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएंगे और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है उनको डेवलप करने के अंदर लगे रहेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होने नहीं देगी, तो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। रिवॉल्यूशन मतलब बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही थी ब्रिटेन के अंदर। एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन, और मैकेनिकल प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि पहले के जो लोग होते थे वो हाथ से अपना कपड़ा बनाते थे, उनको बुनते थे हाथों से, कोई मशीन्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो हाथों से बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो जो भी प्रोडक्शन होता है, मतलब जो भी प्रोड्यूस होता है वो सारा मैकेनाइज्ड होता है, मतलब मशीन से सब कुछ प्रोड्यूस होता है। तो इसी कारण से ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी, और वहाँ के ऊपर जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो मैकेनाइज्ड हो रहा था। तो ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। कंक्यूस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कब हो रहा था ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना ली थी इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जब उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, तो इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और ब्रिटेन के अंदर उससे क्लॉथ वगैरह बना लेते थे, और फिर इंडियंस को ही लाके पहना देते थे। तो कंक्यूस्ट, उन्होंने यहाँ के इंडिया के अलग अलग टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के ऊपर अपनी कॉलोनी बना के बैठ गए थे। तो तब जब वो इंडिया के अंदर अपनी कॉलोनी बना के बैठ गए थे, जब उन्होंने अलग अलग किंगडम्स को अपने अंडर के अंदर ले लिया था, तब ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे वो यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेड करने आए थे और बाद में वो टेरिटरी के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब वो इंडिया से रॉ मटेरियल की सप्लाई करवाते थे ब्रिटेन के अंदर।
टू वास्ट मार्केट, एकदम बड़ा मार्केट था इंडिया के रॉ मटेरियल का ब्रिटेन के अंदर, फॉर सेलिंग गुड्स, गुड्स को सेल करने के लिए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, यहाँ से वो जो वूल होता है वो ले जाती थी ब्रिटेन के अंदर, मान लो शर्ट बना दिया और यहाँ के ही लोगों को आके पहना दिया और उनसे पैसे ले लिए। तो ये सब कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो वही सब कुछ हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम बात करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो जान लिया है, अब हम बात करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मतलब हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, मतलब इंडिया के जो कपड़े होते थे उनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती थी। सभी लोग इंडिया का जो कपड़ा होता है उसे पहनने की इच्छा रखते थे। तो सभी पूरे जो वर्ल्ड था उसके अंदर इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। वो कैसे थी, तो वो हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वर्ड्स टेल अस इंडस्ट्रीज, तो जो वर्ड्स होते हैं वो हमें, तो अब हम इसके आगे वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। तो पहले यहाँ पे इंडस्ट्री लिखा हुआ था वो गलत था, तो यहाँ पे हिस्ट्री आएगा, मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो भी हमें हिस्ट्री बताते हैं। तो हमारे थर्ड वाले चैप्टर के अंदर हमने जाना था कलर्स टेल अस हिस्ट्री, तो वैसे वर्ड्स भी जो होते हैं वो हमें हिस्ट्री बताते हैं। जैसे जो कैलिको वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो वो हमें हिस्ट्री कैसे बताते हैं, तो वो सब कुछ हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, मतलब वर्ल्ड के मार्केट के अंदर तो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड थी, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट था वहाँ पे भी इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। लोग इंडिया के कपड़ों को पहनने के लिए तरसते थे यूरोप के। तो इतना अच्छा क्वालिटी का कॉटन वगैरह, हमारे इंडिया का इतना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा हुआ करता था। हु वर द वीवर्स, तो ये वीवर्स कौन होते हैं, वीवर्स मतलब बुनकर। अब ये बुनकर कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो सब कुछ हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, मतलब इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कैसे डिक्लाइन होती जाती है। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इंडिया की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री होती है, मतलब इंडिया की जो टेक्सटाइल होती है वो डिक्लाइन होती जाती है। कॉटन मिल्स कम अप, तो जो कॉटन की जो इंडस्ट्री होती है वो इंडिया के अंदर आती है। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, तो ये जो यहाँ तक है कॉटन मिल्स कम अप, यहाँ तक हमारा ये जो वीवर्स वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आयरन स्मेल्टर्स के बारे में। तो आयरन स्मेल्टर्स के अंदर हम पहले पढ़ेंगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में हमने हमारे सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो इस चैप्टर के अंदर हम उनकी तलवार के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी तलवार के बारे में, और वुड स्टील, मतलब उनकी जो तलवार थी उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो हम टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील के बारे में पढ़ने वाले हैं। एबंडेंट फर्नेस इन विलेजेस, तो विलेजेस के अंदर कैसे जो लोग थे वो स्टील को प्रोड्यूस करते थे, कैसे वो तलवार वगैरह बनाते थे। पहले इंडिया के अंदर इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो लोग जो होते थे वो गांव के अंदर ही सब कुछ किया करते थे। तो वो कैसे करते थे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कम अप इन इंडिया, तो पहले तो लोग विलेज के अंदर काम किया करते थे अपने हाथों से, फिर इंडिया के अंदर भी जो आयरन इंडस्ट्री है और जो स्टील इंडस्ट्री है वो आ जाती है। तो वो कैसे आती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो सब कुछ हम हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.